नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं या किसी लिंक के थ्रू आए हैं या शेयर्स के थ्रू आए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। तो बीए फर्स्ट ईयर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है जिसमें यूनिट 2 चल रहा है और लास्ट टॉपिक हमने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात किया था और उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज का जो टॉपिक है कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। इस टॉपिक से मिलता जुलता बस एक वर्ड हटा दीजिए अगर सेकेंडरी, तो हमने इस पे पहले भी बात कर ली है प्राइमरी एजुकेशन के लिए सेम कॉन्सेप्ट पे। पर अब यहाँ पे भी वही चीज अगर है तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तब वहाँ पे क्या था कि हमारा जो पर्सपेक्टिव था, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था देखने का, तो वो प्राइमरी एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए रखा गया था कि माध्यमिक स्तर पे परीक्षा सुधार का जो हमारा टॉपिक था वो उसमें क्या था, उसमें फोकस प्राइमरी। अब यहाँ पे जो हमें देखना है तो सेकेंडरी एजुकेशन का देखना है। तो अब दोनों में अंतर क्या आएगा? तो सबसे पहली चीज है कि दोनों के लेवल का अंतर है और जब लेवल ही बदल गया तो चीजें सेम तो नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हमारा अभी का करंट का प्रेजेंट सिनेरियो है, जो हमारा प्रेजेंट टाइम में सिस्टम चल रहा है वो क्या है कि जब हमारा टर्म एंड होता है या हमारा सेशन एंड होता है तब क्या होता है, एग्जाम होता है। ठीक है, कि हमारा सेशन खत्म हो रहा है कि हम कक्षा 8 के बाद 9 से 10 में पहुंच रहे हैं, तब हमारा एग्जाम हो रहा है। हमें एक तरीके से क्या किया जा रहा है कि भाई अगली कक्षा से प्रमोट कर दिया गया 9 से 10 में। अब कहीं कहीं इंटरनल असेसमेंट के या आंतरिक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट किसी किसी कॉलेज में यूज किया जा रहा है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये रेयरली है, हर जगह ये देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ कॉलेजों में कि मतलब 100 में से शायद 2-4 कॉलेजों में है कि भाई आंतरिक मूल्यांकन भी कर रहे हैं, वो इंटरनल इवेल्युएशन कर रहे हैं या असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे ये चीज नहीं है। ज्यादातर क्या हो रहा है कि हमारा जो फोकस है, हमारे एग्जाम का जो फोकस पॉइंट है वो क्या है, रिटन एग्जाम होता है। हमारे साथ कैसा एग्जाम किया जाता है, मैनुअली हम ज्यादातर 10+2 में भी अगर हम एग्जाम दे के आए हैं जितने लोग, तो क्या हुआ कि रिटन एग्जाम ही दिया जा रहा है अभी तक। तो ये क्या है, करंट का सीन है कि भाई हमारी जो अभी के एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो किन चीजों पे फोकस कर रहा है। इसके अलावा क्या है, हमारा जो एग्जाम होता है वो वर्णनात्मक होता है। हमारे मतलब उसमें जो प्रश्न आते हैं वो इस टाइप के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मॉडल के होते हैं या इजी टाइप के होते हैं कि जिसमें हमें ढेर सारा लिखना पड़ता है और हमारे कॉन्सेप्ट पे हमारी पकड़ हो या ना हो, लेकिन हम फिर भी लिखते रहते हैं क्योंकि कापियां तो हम भर ही देंगे। तो ये क्या है, ये हमारे करंट का सिनेरियो है। और एक चीज बता ही चुका हूं कि ज्यादातर हमारे जो एग्जाम होते हैं वो हमारे नॉलेज की बजाय हम इस पे फोकस हुआ रहता है कि आप अगली कक्षा में प्रवेश कर पाते हैं या नहीं। तो ये जो है क्या है हमारे करंट में जो हमारा एग्जाम सिस्टम। इसके अलावा वैधता, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों पे क्या है, काम करती है कि ना तो जो लिख रहा है यानी स्टूडेंट हमारा जो अपने सवालों के जवाब दे रहा है वो तो सफिशियंट नहीं दे रहा है, और जो आपको स्कोर दे रहा है यानी एक टीचर, वो भी क्या किया कि हाँ यार 10 पेज लिख रखे हैं तो हर पेज के 5 के हिसाब से हम इसको 50 नंबर दे देते हैं। यानी जो आपको स्कोर दिया जा रहा है वो भी रिलायबल या वैलिड नहीं है। ये एक्चुअल आपके नॉलेज को ध्यान में रख के दिया जा रहा है कि आपने कितने पेजेस भर रखे हैं उस पर ध्यान रख के दिया जा रहा है। इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस पे जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो देखो मान चलो कि अगर 75 नंबर का एग्जाम है, ये जो 75 नंबर का एग्जाम है तो सेशन में बटा होगा, चैप्टर ए, चैप्टर बी, चैप्टर सी। कुछ क्वेश्चन यहाँ आगे मान लो 15 नंबर के 3, 5-5 नंबर के आ गए, 5 नंबर का एक है, दो क्वेश्चन 10-10 नंबर के आ गए। ठीक है, तो ये हो गया 15 और ये 20 हो गया 35, और दो क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के। अब जब कुल मिला के 4, 3, 7 ही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं या 5 या 6 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो क्या वो कंप्लीट सिलेबस को कैप्चर कर पाएंगे? नहीं। तो इसमें क्या डिमेरिट्स होता है, ये कंप्लीट
कंप्लीट सिलेबस को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो ये इन चीजों में अभी का ट्रेंड जो है, हमारा जो एग्जाम सिस्टम है किसमें, सेकेंडरी एजुकेशन, ये अभी करंट का चल रहा है। अब परीक्षा सुधार की नीड क्यों है, कि भाई हमें क्यों नीड है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की, तो हम इसको बताते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। भाई इस चीज की नीड क्यों है, हमारी क्यों आवश्यकता है, किस चीज की, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की। तो सबसे पहली चीज है जो हमारा डिस्क्रिप्टिव मोड का एग्जाम होता है, इसको डिस्क्रिप्टिव से बदल के हमें ऑब्जेक्टिव करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे आज देखिए ना कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या होता है, अगर हम 100 नंबर है तो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन बनाए हमने। जब हमने 50 क्वेश्चन बनाए तो अगर मान लो कि एक 5 यूनिट का आपका पेपर है और 5 यूनिट में, पर यूनिट में 5 टॉपिक हैं, 25 टॉपिक है, तो ऐसे में क्या होगा कि हम पर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन दे पा रहे हैं, यानी हम हर एरिया को कवर कर पा रहे हैं, हर सिलेबस को उठा पा रहे हैं। तो इसका फायदा क्या होगा, जब हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव से हम ऑब्जेक्टिव मोड पे आ जाएंगे। तो इसके बाद क्या है कि हमारी जो रटन प्रणाली है, हम क्या करते हैं, रटन प्रणाली वाले हैं पढ़ा लिखा पास, इस चीज को हमें इंड करना है, यानी रोट लर्निंग को, लोड लर्निंग को हमें खत्म करना है। रटन प्रणाली की जगह हमें कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बेसिक्स को समझना है। इस सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए हमें जरूरत है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में की। अब जो हमारे रिजल्ट आते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो आपका कापियां चेक की जाती है, तो जो लिखने हमारा स्टूडेंट है कुछ लिख दे रहा है और जो टीचर है जो नंबर दे रहा है वो कुछ दे दे रहा है। अब जब आप क्या करेंगे कि 50 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव के, अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने 25 ही सही किए हैं तो आपको 25 के ही वो नंबर देगा, वो अपनी मर्जी से आपको नंबर नहीं दे सकता कि किसी की राइटिंग अच्छी लग जाती है तो नंबर ज्यादा मिल जाता है, या कोई कॉपी भर दिया तो उसके हिसाब से नंबर मिल जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, आप जितना लिखेंगे तो इसके कारण क्या होगा, आपका जो स्कोर यानी आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो ज्यादा रिलायबल और वैलिड हो जाएगा। एक इसके लिए हमें क्यों नीड है, इसके लिए ही हमें नीड है इसकी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की। इसके अलावा इसका और फायदा क्या होगा कि आपका लर्निंग मटेरियल सुधर जाएगा, इसमें सुधार हो जाएगा, बदल जाएंगे, नए तरीके से आप यूटिलाइज करना शुरू होंगे। क्योंकि आपको पता है कि अब पढ़ने और रटने से काम नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे और उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रिजल्ट जो हमारा आता है तो उसको भी हम लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन कर पाने में पॉसिबल होते हैं, क्योंकि भाई जब जैसे देखो आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है कि ओएमआर शीट मिलती है। ओएमआर शीट में अगर आप गड़बड़ी नहीं करते हैं, सही से ही अगर आप भरते हैं, तो आपने जितने क्वेश्चन उसमें फीड किया जाता है। जब फीड कर दिया जाता है तो आप जितने क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं वो तुरंत 1 मिनट में मशीन में लगा और 1 मिनट में आपका सही आंसर मिल गया। तो उनके पास प्रूफ होता है कि हाँ चीजें सही तरीके से हो पाए। जबकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में इस चीज को प्रमाणित करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किसको कितना नंबर दिए रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। ठीक, अब इसके अलावा इसमें सुझाव किसने दिया, लास्ट क्लास में ही मैंने एक आयोग का नाम लिया था, अब इस बार तो मैं बता देता हूँ। तो कोठारी आयोग, वंस अगेन बैक। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कोठारी आयोग का टाइम पीरियड है 1964 टू 66, 1964 से 66 की। इसने भी कुछ सुधार दिए थे, इसने जो सुझाव दिए थे, सजेशन दिए थे एग्जामिनेशन रिफॉर्म के लिए, इसने जो सजेशन दिए थे कि भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम को हम तीनों फॉर्मेट में यूज करेंगे, रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल। यानी जो एग्जाम होगा आपका
वो लिखित भी होगा, मौखिक भी होगा, और आपसे कुछ चीज़ों में जहाँ जहाँ प्रायोगिक एग्जाम पॉसिबल है उन सारे एग्जाम में आपको प्रायोगिक कराया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जितने भी एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, चाहे आप रिटन में अच्छे हों, ओरल में अच्छे हों, या प्रैक्टिकल में। तो आपका कोई पहलू छूट नहीं पाएगा, और इससे ये नहीं होगा कि हाँ आपके साथ कोई पार्शियलिटी की गई है। दूसरी चीज ये इन्होंने कहा कि जो पेपर बनाता है, यानी जो क्वेश्चन पेपर बनाता है, पेपर बनाने वाले को भी हम ट्रेन करेंगे। ये कह रहे हैं कि जो पेपर बनाते हैं तो क्या करेंगे, हम उसके लिए भी एक्सपर्ट लाएंगे। अगर एक्सपर्ट नहीं ला पा रहे हैं तो जो पेपर बनाएगा उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप किस तरीके से पेपर बनाए, जो क्या करे कि कंप्लीट सिलेबस को कवर कर पाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन होता है और 5 यूनिट है, पर यूनिट में 5 टॉपिक है, ठीक है, तो 25 टॉपिक हुए, और 25 टॉपिक में अगर हम मल्टीपल चॉइस बनाते हैं तो पर यूनिट 2 क्वेश्चन हम, मतलब पर टॉपिक 2 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। जब 2 क्वेश्चन कवर कर पा रहे हैं तो यानी ऐसा कोई हिस्सा नहीं जो छूट जाएगा। तो इसलिए दूसरी चीज इसी में कहा कि जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, ध्यान देना, क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे कि सिलेबस सिलेबस और शिक्षा का जो एम्स है उससे जुड़े होंगे। यानी जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा वो इस तरीके से बना होगा कि जो आपका पाठ्यक्रम है या और उसका जो उद्देश्य है उससे मिलता जुलता होना चाहिए, उससे बाहर का हम नहीं लाएंगे। देख रहे हो, क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन पेपर लगा दे रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जो सीबीटी एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है कि मशीन के थ्रू आपकी ओएमआर चेक हो जाती है, ठीक है, मशीन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू चेक हो जाती है। तो इसी चीज पे इन्होंने कहा कि जो आपकी परीक्षा की कॉपी होती है, ठीक है, इसको चेक करने के लिए, इसको हम आंसर शीट कह दें, आंसर शीट को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यू मेथड का यूज करेंगे, या तो साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि का हम यूज करेंगे। कि आपका जो एग्जामिनेशन सीट है यानी जो परीक्षा कॉपी है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नई तरीकों का यूटिलाइज करेंगे, न्यू मेथड्स का, या तो हम क्या करेंगे साइंटिफिक मेथड का यूज करेंगे। और ये सारे सुझाव कौन दे रहा है, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया, 1964 1966। इसके अलावा जो आपका परीक्षा होती है उसको इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, कहा नहीं, आपका आंतरिक और बाह्य, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। अरे इस इंटरनल का मतलब इटर्नल मूवी मत समझ लेना मार्वल वाली, यहाँ पे आंतरिक से मतलब है, ध्यान देना। तो ये जो मूल्यांकन करेंगे जो परीक्षा है, यानी मूल्यांकन क्या है, इवेल्युएशन, तो वो दोनों तरीके का होगा, आंतरिक भी होगा और बाह्य भी होगा। और इनके जो रिजल्ट होंगे, जो स्कोर होंगे, उनको हम अलग अलग मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि एक साथ हम मेंशन कर देंगे तो घोलमेल हो जाएगी, पता ही नहीं चले कि स्कोर कौन सा ज्यादा अच्छा है, इंटरनल का या एक्सटर्नल का। तो उन्होंने कहा कि इनको हम सेपरेटली लाएंगे जिससे क्या हो कि अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स ना हो। इसके अलावा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने भी कुछ अपने सजेशन दिए किस तरीके से। कहा कि हम बौद्धिक रूप से इस पे सुधार करेंगे, बौद्धिक के बाद उसने तकनीकी पक्ष पे ध्यान दिया, और तकनीकी के बाद प्रबंधकी। अब हिंदी में ध्यान देना, ये लिखा है, अभी इंग्लिश देखना इसका, एकेडमिक। यहाँ पे बौद्धिक का मतलब कि एकेडमिक पक्ष में सुधार करने से है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी से ही है। टेक्नोलॉजी का मतलब जितनी भी न्यू अपडेट्स आएंगी हम उन सारी चीज़ों की यूज करेंगे। और मैनेजमेंट का तो मैनेजमेंट ही है, जो न्यू मैनेजमेंट के एस्पेक्ट हैं उनके थ्रू क्या करेंगे, ये काम कहाँ आएंगे, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में। अब इसके अलावा इसके कुछ एस्पेक्ट हैं, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के कुछ पक्ष हैं।
अब इसके जो पक्ष हैं, जैसे एग्जामिनेशन रिपोर्ट के पक्ष क्या हो सकते हैं, जैसे कॉपी आ जाएगा कि नहीं आएगा, सोच समझ के बताना इसका जवाब, ठीक है। तो अब इसके जो पक्ष हैं, लिखित, मौखिक, रिटन एंड ओरल हो गया। इसके अलावा आपका क्या होगा, प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल। प्रयोगात्मक के बाद हो गया हमारा परीक्षा कैसी कराई जाए, यानी परीक्षा संचालन, यानी कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। इसके बाद क्या हो जाता है, और परीक्षा के जो साधन हैं यानी सोर्स हैं, सोर्स में भी हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं। परीक्षा भाई तीन ही तरीके से हम करा सकते हैं, या तो रिटन में कराएंगे, या तो ओरल में कराएंगे, या तो प्रैक्टिकल में कराएंगे, और फिर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई परीक्षा का संचालन करे, कोई ना कोई कंडक्ट करेगा। और उसके बाद जो हमारा सोर्स होगा उस चीज में भी हम क्या करेंगे, परीक्षा के साधनों में भी हम सुधार करेंगे। तो ये इसके किसके एस्पेक्ट हैं, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की। इसके अलावा 1986 की जो हमारी पॉलिसी है NEP, इसने भी कुछ रिकमेंडेशन दी कि ग्रेड प्रणाली का यूज किया जाए। जैसे अगर आज के देखो तो 10+2 का एग्जाम जो होता है वो ग्रेड सिस्टम पे हो गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, A+A, B+B, C या D, E, F इस तरह के आपको ग्रेड्स मिलते हैं। तो वो ग्रेड्स के थ्रू आपकी रैंकिंग बनती है, तो ग्रेड प्रणाली को यूज करने के लिए कहते हैं। दूसरी चीज ये विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, तो वही चीज है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो न्यू अप्रोच आ रहे हैं एग्जाम्स में या एजुकेशन में, उनको यूज किया जाए। और इन्होंने कहा कि परीक्षा को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या किया जाए, ओपन मेथड से एग्जाम कराया जाए, यानी इसको हाइड ना किया जाए, सबके सामने से कराया जाए, या क्या किया जाए कि उसका सिस्टम ऐसा हो कि सब उस पर देख रहे हैं और नकल करने की पॉसिबिलिटी ना हो, ओपन सिस्टम करा दिया जाए। इसके अलावा सब्जेक्टिविटी यानी विषय निष्ठता को खत्म करना है। इसी चीज को भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वर्णनात्मक के रूप में पढ़ा था, यानी डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्रिप्टिविटी को खत्म करते हैं। इसके लिए क्या लाया जाएगा, इसके लिए लाया जाएगा ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि एक ही, जैसे अगर हम 15 नंबर का सवाल डिस्क्रिप्टिव मूड में या सब्जेक्टिव मूड में दे देते हैं या ओरली पूछ लेते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि 15 के ही हम एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन बना देंगे। तो ऐसे क्या होगा कि उससे रिलेटेड ढेर सारे हमारे पास एस्पेक्ट हो गए हैं और हम देख पाएंगे कि बच्चे का नॉलेज है या नहीं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ रटंत प्रणाली सिस्टम है, यानी रोट लर्निंग, रोट लर्निंग को खत्म करना है, रटंत प्रणाली को खत्म करना है। और इन्होंने ही सुझाव दिया कि भाई 10+2 पे ही सेमेस्टर सिस्टम ला दिया जाए। 10+2 पे ही सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया। देखो अब क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी तो हायर एजुकेशन यानी जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं या जो BA BSc BCom कर रहे हैं, वहाँ पे आपको सेमेस्टर सिस्टम देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि 10+2 से भी क्या किया जाए, सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाए। तो जब सेमेस्टर सिस्टम लागू कर देंगे तो जो एग्ज़ाम होता है वो कुछ दिनों पे, ठीक है, कुछ दिनों के गैप पर आपका किसी न किसी तरीके से कभी इंटरनल कभी एक्सटर्नल इवेल्युएशन होता रहेगा। तो और वो आपके स्कोर में जुड़ता रहेगा। अगर आपका एक स्कोर खराब हो गया तो आपके पास समय होगा कि आप दूसरे में अच्छा मौका कर पाएँ। लेकिन जो इन टर्म एग्जाम होता है, अगर वो खराब हो गया तो उसमें आपको चांस नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर है,
और 20-20 नंबर के 2 इंटरनल होने हैं। अगर एक थोड़ा खराब हो गया, इसमें 10 ही नंबर मिले, तो आपके पास अभी भी मौका है कि यहाँ पे आप एटलीस्ट 18 नंबर तक गेन कर पाएंगे। तो अभी क्या होगा कि एटलीस्ट आप 18 10 28 लगभग 40% 70% का स्कोर पा जाएंगे। लेकिन अगर साल भर का एग्जाम वन टाइम में होता है तो आप 100 नंबर में अगर 40 ही पा गए तो बस 40 ही रह गया, उसको आप बदलने के आपके पास मौका नहीं है। और यहाँ पे आपको बार बार बदलने का मौका मिले, चलो यहाँ खराब हो गया, यहाँ खराब हो गया, अभी भी 60 नंबर का मेन एग्जाम बाकी, आप बाकी चीजें वहां कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो इवेल्युएशन सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली बनाने की बात कहे जाते हैं। जो आपका इवेल्युएशन सिस्टम है उसको हम कहेंगे कि और ज़्यादा प्रभावशाली बना दिए। तो ये सारी रिकमेंडेशन या सुझाव किसने दिया था? 1986 की पॉलिसी ने। इसके पहले जो सुझाव दिया था 1964 में शिक्षा आयोग, या जिसको हम कोठारी आयोग कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये टॉपिक खत्म होता है कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 3 कवर करेंगे और उसके टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले पूरे टॉपिक कवर हो जाएं, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उन टॉपिक्स को आप चाहे मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल है मेरा, ई लर्निंग असिंक्रोनस, तो चाहे आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको मैटर मिल जाएगा, स्टडी मैटर मिल जाएंगे आपको, या तो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, या तो आप कमेंट कर दीजिए कि इस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तब भी आपको क्या होगा कि उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और कुछ दिनों में मैं पेड बैच शुरू करूँगा नेट के लिए। तो अगर इनमें से कोई आपके नॉलेज में ऐसा है जो एजुकेशन का नेट बैच देना चाहता है, या बीए का ही आप पेड पढ़ना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जो टेली चैनल है उस पर मैसेज करें, ठीक है। और एक बार फिर कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि यार सब्सक्राइब शेयर करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कर दो, थोड़ा सा आपका इंटरनेट ही जाता है, तो बचा के क्या करोगे, 1.5 GB तो पर डे ही मिल रहा है, बर्बादी तो करते हो, तो थोड़ा इसमें भी यूज कर दो, थोड़ा पढ़ाई में भी काम आ जाए, ठीक है। थैंक यू।